आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब आज बात कर रहे थे, जब आज स्पीच दे रहे थे, तो उनके बयान का निचोड़ क्या निकाला गया। आज दिन भर खबरों में अरविंद केजरीवाल का बयान सुर्खियों में रहा। केजरीवाल ने शुरुआत मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करने के साथ की। इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। केजरीवाल का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन, बाहर निकलते ही मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल की ललकार मोदी के खिलाफ यलगार, तो क्या केजरीवाल चुनाव के लिए तैयार? दिल्ली में सियासी पारा हाई, दिलचस्प हो गई 24 की सियासी लड़ाई। आज केजरीवाल 50 दिन के बाद बोले, लेकिन जब बोले तो बीजेपी और मोदी पर चलाए सियासी गोले। केजरीवाल ने आज बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तोप चलाई। केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर आज जमकर हमला बोला। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। केजरीवाल ने बीजेपी में 75+ वाले फॉर्मूले को उठाया और कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में 75 के हो जाएंगे तो फिर पीएम कौन होगा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी इसी आधार पर अपने कई नेताओं को रिटायर कर चुकी है। क्या इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा? सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल आज खूब आक्रामक नजर आए। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के बाद बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, इनकी सीटें कई जगह कम होने वाली है। वहीं केजरीवाल ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपनी 21 मिनट की स्पीच में बीजेपी के खिलाफ जमकर हमलावर नजर आए। केजरीवाल को देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपने सीने में बारूद छिपा रखा है और आज बीजेपी के खिलाफ वो बारूद फटा। क्या इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा? आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे, बीजेपी पर चौतरफा वार किया। दिल्ली में अभी 7 सीटों पर वोटिंग बाकी है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में मतदान है। आम आदमी पार्टी का इन राज्यों में अच्छा जनाधार है। केजरीवाल इन 3 राज्यों के अलावा बाकी दूसरे राज्यों में भी मोदी के मिशन 400 को रोकने में पूरी ताकत लगाने में जुट गए हैं। केजरीवाल कितना कमाल करेंगे या केजरीवाल के बाहर आने का कितना असर होगा, ये 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन तस्वीरों को देखकर एक बात तो तय है, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही दिल्ली में
चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। केजरीवाल माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन खेल बीजेपी नेताओं के नाम पर खेल रहे हैं। अब इस खेल से उनको वोट कितना हासिल हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के दंगल और आम आदमी पार्टी की रणनीति की बात की, लेकिन आज खबरों में केजरीवाल का बयान बहुत दिन भर सुर्खियों में रहा और इस बयान के साथ ही अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज पीएम मोदी के खिलाफ भी हमलावर है, लेकिन उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया, जो सुर्खियों में आ गया है। केजरीवाल ने अपने 21 मिनट के भाषण में एक एक करके कई मुद्दे उठाए, बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछता हूं कि उनका पीएम कौन होगा। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो सवाल वही है कि आखिर केजरीवाल इन नेताओं का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इन नेताओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी में 75 पार वाली बात का जिक्र क्यों किया? क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है? केजरीवाल ने अमित शाह का नाम क्यों लिया? 75 प्लस की बहस छोड़कर केजरीवाल क्या बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो तो मोदी के लिए वोट करना चाहते हैं, जबकि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अमित शाह को पीएम बना सकती है। 75 प्लस फॉर्मूले के तहत बीजेपी नेताओं को भी पार्टी में साइडलाइन किया जाता रहा। इससे पहले ये पैटर्न देखने को मिला है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के जिक्र के बाद योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा? क्या चुनाव में केजरीवाल योगी का नाम लेकर यूपी को कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? यूपी के वोट बैंक पर क्या अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की नजर है? अब योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लिया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और योगी आदित्यनाथ की डिमांड न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। योगी आदित्यनाथ 7 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी डबल इंजन की खूब चर्चा होती है और लोग इस डबल इंजन पर भरोसा भी करते हैं, जो वोट में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे में केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा की है। केजरीवाल ने बीजेपी के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की बात भी कही। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में प्रचार का बिगुल फूंकने से पहले आज बजरंगबली का भी आशीर्वाद लिया। केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। अब केजरीवाल ने चुनाव के दरमियान मंदिर जाकर क्या कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की कोशिश की है? बीजेपी जहां राम के नाम पर सियासी झंडा बुलंद कर रही है, वहीं केजरीवाल ने चुनाव में हनुमान मंदिर जाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में बजरंगबली की एंट्री करा दी। आज केजरीवाल ने मंदिर जाकर बजरंगबली के दर्शन किए, पूजा किया। चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को भी भुनाने की कोशिश की। अगर केजरीवाल के मंदिर जाने का उनका मंशा होता तो वो कल ही जा सकते थे, लेकिन आज उन्होंने 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया और अब पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भी मंदिर जाने के लिए बुलाया, आह्वान किया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया डेली लाइव की टीम ने दिल्ली की नब्ज टटोलनी चाहिए कि आखिर पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या सोचती है, इंडिया क्या बोल रहा है इस मुद्दे पर। आइए सुनते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा या आम आदमी पार्टी फिर से आएगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7-0 से बिल्कुल जीतने जा रही है और बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी में, क्योंकि मैं यूपी का प्रॉपर निवासी हूँ, तो यूपी में गठबंधन हमारा जो अलायंस है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, वो 50 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहा है। अब 10 दिन के लिए आए चाहे 21 दिन के लिए आए, जितने दिन रहेंगे उतने दिन इतना काम तो कर ही देंगे। इन सब लोगों को अंदर जाने का इंतजाम कर देंगे अरविंद। 10 दिन में वो पूरा काम कर देंगे जो पिछले कई महीनों से रुका हुआ पड़ा। 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। ये जीत लोकतंत्र की है, ये बाबा साहब के संविधान की जीत है, ये आम जनमानस के मूलभूत सवालों की जीत है। और अरविंद जी आए हैं, माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूं कि जितने दिन के लिए भी वो आए हैं उतने दिन में इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। देखो, मुझे नहीं लगता कोई मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए बाहर आए हुए हैं। लॉन्ग टर्म होता, उनको टाइम मिलता, थोड़ा सा प्रचार अगर ठीक से होता तो थोड़ा सा रिजल्ट हमारे को मिल सकता। किसी नेता को प्रचार के लिए, चुनावी प्रचार के लिए बेल मिलना, ये सही है या गलत? तो ये तो लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है। पहले तो आज तक ऐसा कभी देखा भी नहीं।
मैडम बीजेपी का प्रोपेगेंडा यही होता है कि विपक्ष को कमजोर करो और खुद मजबूत बनो। मैं तो यही चीज जानता हूँ, और बाकी राजनीति है, इसको कोई नहीं समझ सकता। गठबंधन अगर जीतती है तो क्या प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। ये तो आपस में लड़ मरेंगे। 6 महीने की सरकार नहीं चल पाएगी। हर नेता अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज समझता है। लालू प्रसाद जी से बड़ा कोई नहीं है, अखिलेश यादव से कोई बड़ा नहीं है, राहुल गांधी से सबसे बड़े हैं। इस तरह से ये लोग सब गुट बना हुआ है ये। और केजरीवाल जी भी हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लड़ने के लिए। तो सब तरफ से जो लोग मिल गए हैं। जब अगर बाई चांस इनकी मेजोरिटी आती है तो खूब बर्तन बजेंगे इनके। तो पब्लिक की ओपिनियन आपने सुनी, लोग क्या कह रहे हैं। अब केजरीवाल ने आज बीजेपी के 75+ फॉर्मूले पर जमकर घेराबंदी की। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर में पीएम मोदी 75 के हो जाएंगे तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी के रिटायर होने के बाद अमित शाह को पीएम बनाया जाएगा। वो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी ने ही रूल बनाया था कि भाजपा के भीतर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर किया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पूछा कि क्या 75 पार करते ही मोदी रिटायरमेंट लेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? इवाल बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित షా రోజు వస్తున్నారు సంక్రాంతి పూట గంగిరెద్దులలాగా ఊరూరు తిరుగుతారు। సంక్రాంతి పూట గంగిరెద్దులో ఎట్లా తిరుగుతారో నేను ఇవాళ గుర్తు చేయదలుచుకున్నా। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर, रेवंत रेड्डी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीसरे टर्म में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता को उलझाने और भटकाने का काम इंडिया गठबंधन बंद कर दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संविधान में 75 साल में रिटायर होने का जिक्र नहीं है। मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे। 75 पार को लेकर केजरीवाल ने जो बहस छेड़ी है उसे लेकर कुछ सवाल उठने लगे हैं। क्या 75 पार की बात केजरीवाल ने जानबूझकर की? बीजेपी में आंतरिक कलह को बढ़ाने के लिए क्या केजरीवाल ने इस तरह के बयान को हवा दिया है? क्या सहूलियत के हिसाब से नियम को बदला गया है? कुछ सीनियर नेताओं को क्या साइडलाइन करना था, इसलिए 75 पार के फॉर्मूले की बात सुनाई पड़ती थी? पार्टी संविधान में जिक्र इसका नहीं है, इसलिए अब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री 2029 तक बने रहेंगे। उन्हें कोई नहीं हटा सकता और जनता खुद उन्हें चुनकर थर्ड टर्म के लिए भेजेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत तो मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सबके जहन में बार बार यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ही बाकी नेताओं को राहत मिल सकती है? क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी? क्या के कविता को राहत मिलेगी? कानून के जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल असाधारण परिस्थितियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को अगले 5 साल का भविष्य माना है, क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है। इसलिए आवश्यक है कि उसे सभी दलों की नीतियों और संभावित जनहित कार्यक्रमों और योजनाओं का पता रहे, तब वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर सकता है। आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवारों के बारे में आम मतदाता को बताने का अधिकार है और कोर्ट ने भी यही माना है और अभी तक केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं, यह भी कोर्ट ने कहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने में इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया। अब केजरीवाल वापस 2 तारीख को सरेंडर करेंगे।
हालांकि इस केजरीवाल के इस खास खांचे में ना तो के कविता फिट होती है और ना ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिट होते हैं। लिहाजा ये तो तय है कि ये आरोपी अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देंगे, लेकिन इस आधार पर उन्हें राहत मिलने की संभावना कम नजर आती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही शीर्ष अदालत में चुनाव प्रचार के लिए इसी तरह की राहत की मांग कर रहे हैं। वहीं सोरेन के वकील कपिल सिब्बल 13 मई को इस मामले पर बहस कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई करेगा और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण यहां रखा जाएगा। इस सवाल पर कि क्या अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का अन्य लंबित मामलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर बात के कविता की करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर अब सुनवाई होने जा रही है। उम्मीद है कि के कविता के इस केस में भी अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण पेश किया जाएगा, लेकिन के कविता ना तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री और ना ही किसी राष्ट्रीय पार्टी में उनके पास कोई अहम पद है, इसलिए इस मामले को लेकर उनके पक्ष में यह फैसला आएगा ऐसा बहुत कम लगता है।